नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स के इस नए अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के इस नए अध्याय में हम डेली करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा भागीदार देश है जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसके द्वारा भारत ने 128.55 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है। मतलब एक्सपोर्ट भारत के द्वारा किया गया है। यदि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों मिलाकर है जो भारत के द्वारा 128.55 बिलियन डॉलर का किया गया है। यदि इसमें एक्सपोर्ट की बात करें तो वो 78 बिलियन डॉलर है, जबकि इंपोर्ट की बात करें तो वो 50 बिलियन डॉलर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है। सबसे बड़ा तो संयुक्त राज्य अमेरिका ही है, सेकंड नंबर पर चाइना है और थर्ड नंबर पर यूएई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हम ध्यान रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका से सर्वाधिक हम एफपीआई प्राप्त करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के से हम सर्वाधिक एफपीआई प्राप्त करते हैं। और जो ऑस्कर अवार्ड है जो कहाँ प्रदान किए जाते हैं, ऑस्कर अवार्ड है जो हाल ही में प्रदान किए गए हैं, जो कि आप सभी को पता है 95 ऑस्कर अवार्ड है जो दिया गया है। तो जो अमेरिका के लॉस एंजल्स में दिए जाते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य दो बात ये है कि इसमें भारत को 2 पदक दिए गए हैं, 2 अवार्ड दिए गए हैं। जो कि पहला अवार्ड है सॉन्ग नाटू नाटू के लिए दिया गया था और एक अवार्ड है एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी उसके लिए दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो शिकागो शहर है किस झील के किनारे स्थित है। आप सभी को पता है कि वो शिकागो शहर है जो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। तो इस करंट अफेयर्स का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूँ भेजने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है। तो भारत ने जो समझौता है विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा के साथ में किया गया है। तो ये समझौता है अफगानिस्तान को गेहूँ देने के लिए किया गया है। तो अफगानिस्तान के बारे में आप जानते हो, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और ये अफगानिस्तान की फ़िलहाल हालत ये है कि यहाँ 10 में से 9 लोगों के पास में खाने योग्य अनाज नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत है जो अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूँ देने के लिए समझौता कर रहा है विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अफगानिस्तान के संदर्भ में और हम डिस्कस करेंगे कि अफगानिस्तान में सर्वाधिक फ़िलहाल यदि अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान है जो सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित देश है। और ऑपरेशन देवी शक्ति आप सभी को पता है कि जब अफगानिस्तान में तालिबानी आक्रमण हो रहा था तो ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत में भारत के द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें भारत है जो भारतीय जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे वहाँ से उनको वापसी सुरक्षा के साथ में भारत में लेके आते हैं। तो ये अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में ये बात करेंगे कि जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है इसका दिवस मनाया जाता है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि 2023 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है जो किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। ये मोटा अनाज जैसे कि बाजरा आ जाता है, ज्वार आ जाता है, मोटे अनाज का ये है जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 है। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखनी है। तो अन्य क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है जो डिस्कस करेंगे हम। भारत के सतलज जल विद्युत निगम लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। ये नेपाल में किया जा रहा है। भारत है जो सतलज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है वो नेपाल में कर रहा है, जो कि 669 मेगावाट की परियोजना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल के बारे में यदि हम बात करें तो नेपाल की राजधानी आप सभी को पता है काठमांडू है। और काठमांडू की यदि हम बात करें तो काठमांडू के बारे में आप सभी को पता है कि सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू में ही स्थित है। और सार्क के वर्तमान में यदि सदस्य देशों की बात करें तो 10 वर्तमान में सार्क के सदस्य देश है, जो कि आप सभी को पता है कि 10वां सदस्य देश है जो अफगानिस्तान हाल ही में जुड़ा है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और है नेपाल के बारे में वो हम बात करेंगे कि नेपाल का राष्ट्रपति फिलहाल है जो रामचंद्र पांडे है जो नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति है। और नेपाल के यदि प्रधानमंत्री की बात करें तो आपको बताना चाहिए कि नेपाल का प्रधानमंत्री फिलहाल कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सभी को पता है कि भारत और नेपाल के मध्य में एक काला पानी लिपुलेख विवाद भी चल रहा है। ये भी आपको महत्वपूर्ण बिंदु है जो ध्यान रखना है।
तो अगला महत्वपूर्ण बिंदु की ओर वो डिस्कस करेंगे। सतलज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? सतलज नदी भारत में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। और नेपाल और भारत के मध्य में एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है, वो आप सभी को बताना है कि कौन सा युद्धाभ्यास है। वो युद्धाभ्यास है जो सूर्यकर्ण है, सूर्यकर्ण युद्धाभ्यास है जो भारत और नेपाल के मध्य में किया जाता है। तो इस अध्याय का क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित लांजा जेट इंक भारत की पहली हरित विमानन ईंधन इकाई कहाँ आयोजित की गई, कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये इकाई है जो पानीपत हरियाणा में स्थापित की जा रही है। 3000 करोड़ रुपए की परियोजना है, 3000 करोड़ रुपए की परियोजना है। इस इकाई को जो भागीदार है वो 3 भागीदार है। पहला की यदि बात की जाए तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है जो इसका भागीदार है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भागीदार है। दूसरा अमेरिका स्थित लांजा जेट इंक जो कंपनी है वो भागीदार है। यदि तीसरी बात करें तो एयरलाइंस इसकी भागीदार है। इंडियन ऑयल की जो हिस्सेदारी है इसमें 50% है, जबकि अमेरिका स्थित लांजा जेट की हिस्सेदारी भी इसमें 25% है। और एयर इंडिया है, एयरलाइंस है जो उसकी हिस्सेदारी इसमें 25% है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है साबित करने का कि इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए ये इकाई स्थापित की जा रही है। तो आप सभी को पता है। कुछ हरियाणा के बारे में यदि हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करें तो हरियाणा में के हाल ही में जो फरीदाबाद है उसमें सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया, आप सभी को पता है, जो 36वां सूरजकुंड मेला था। तो ये भी आपको डिस्कस ध्यान में रखने योग्य बिंदु है। तो कुछ हरियाणा से जुड़े और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि दयालु योजना है जो हरियाणा में अभी दयालु योजना हरियाणा में चलाई गई। राखी गढ़ी की है यदि हम बात करें तो हरियाणा सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है जो राखी गढ़ी है। फतेहाबाद की यदि हम बात करें तो उत्तर भारत का फर्स्ट परमाणु संयंत्र फतेहाबाद में स्थापित किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा इसका। और यदि हम करनाल की बात करें तो करनाल है जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है जो करनाल में स्थित, आप सभी को पता है। तो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगला फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानदाता की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान पूछा गया है, वो आपको ध्यान रखना है। तो यदि हम इस कोष की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष की स्थापना कब की गई? तो इस कोष की स्थापना है जो 2005 में इस कोष की स्थापना की गई थी। और यदि सबसे बड़े भागीदार देश की बात करें तो USA सबसे बड़ा भागीदार देश है। सबसे बड़ा भागीदार देश USA। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो स्वीडन आता है, थर्ड नंबर पर जर्मनी आता है, और भारत का स्थान यदि बात करें तो फोर्थ नंबर है जो भारत का आता है। भारत के द्वारा 2022 के संदर्भ में यदि बात करें तो लास्ट ईयर में भारत के द्वारा 1.5 लाख डॉलर दान किया गया है। तो आपको ध्यान देना है। और ये UN से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु यदि हम डिस्कस करें तो UN जनरल असेंबली के 77वें सत्र का अध्यक्ष कौन है? वो अध्यक्ष है जो सोवा काशी है जो 77वें सत्र का अध्यक्ष है। इसको UN जनरल असेंबली को विश्व की लघु संसद कहा जाता है, आप सभी को पता है। HDI रिपोर्ट कौन जारी करता है? HDI रिपोर्ट है जो UNDP के द्वारा जारी की जाती है। HDI रिपोर्ट UNDP के द्वारा जारी की जाती है, जिसके 3 आधार होते हैं, आप सभी को पता है। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय, जिसको पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। इसमें यदि HDI में भारत की रैंक की बात करी जाए तो 132 भारत की रैंक है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो आप सभी को पता है कि भारत की रैंक है जो 126वीं है। और UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि की फिलहाल में बात करें तो वो कौन है? रुचिरा कंबोज है, भारत का स्थायी प्रतिनिधि है UN में, UN की बात करें तो। और क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि भारत ने वर्ष 2022-23 में कितने मूल्य का निर्यात किया है? कितने मूल्य का निर्यात किया है? पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि भारत का सबसे बड़ा निर्यात मतलब जो भागीदार देश है, व्यापार भागीदार देश है, वो कौन सा है? USA। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि भारत 2022-23 में कितने मूल्य का निर्यात किया है। तो भारत ने यदि 2022-23 की बात करें तो 770.18 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है। यदि निर्यात भारत के द्वारा किया गया है जो इतने का। यदि आयात की हम बात करें तो भारत ने निर्यात से ज़्यादा आयात किया है। भारत ने आयात है जो 892
बिलियन डॉलर का आयात किया है। यदि सबसे ज़्यादा आयात की बात करें तो भारत है जो चाइना के साथ में करता है। सेकंड नंबर पे बात करें तो यूएई के साथ में भारत है जो आयात करता है। और अब हम निर्यात की बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा निर्यात है जो यूएसए को करता है। सेकंड नंबर पर बात करें तो हम भारत है जो निर्यात यूएई को करता है। भारत यदि 2021-22 की तुलना की जाए कि भारत ने 2022-23 में कितना निर्यात ज़्यादा किया है तो 13.84% की वृद्धि इस भारत के निर्यात में की गई है। जो 2021-22 में निर्यात था 676 बिलियन डॉलर था, जो बढ़कर निर्यात है जो अब कितना हो गया है 770.18 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर है जो निर्यात हो गया है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चंस के ऊपर। तो जीआई टैग कौन जारी करता है? जीआई टैग है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। आपको सभी को पता है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। तो अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जीआई टैग एक्ट कब आया था? आप सभी को पता है कि जीआई टैग है जो एक्ट 1999 में आया था, जो 2003 में लागू होता है। सबसे पहला जीआई टैग है जो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, 2004 में दिया गया था। तो आपको ये सब चीज़ याद रखनी है और अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहना है। तो 7वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 7वां क्वेश्चन में है प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? हीमोफीलिया है जो कैसा रोग है ये आपको बताना है कि किस तरह का रोग है, किसकी कमी से हीमोफीलिया होता है ये भी बताना है। तो ये दिवस कब मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु ये है कि दिवस है जो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? ये इसकी थीम है एसेज टू ऑल, मतलब सभी तक पहुंच, इसकी थीम है। तो हीमोफीलिया के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है। शाही रोग क्यों कहा जाता है? इसके पीछे रीज़न ये है कि ये फर्स्ट टाइम सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी में देखा गया था। और हीमोफीलिया के लक्षण क्या है कि इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थप्पा नहीं जमता है, खून का लगातार बहता रहता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि फर्स्ट टाइम यदि बात करें तो हीमोफीलिया जो दिवस है वो कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम ये 1989 में ये दिवस है जो मनाया गया था। रोग से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हम डिस्कस करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में पटाउ सिंड्रोम है जो किसकी कमी से 13वें गुणसूत्र में यदि कमी हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, तो इस कारण पटाउ सिंड्रोम होता है। यदि डाउन सिंड्रोम की बात करें तो 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण है जो डाउन सिंड्रोम होता है। और मिनी माता रोग आप सभी को पता है कि यदि पारी की अधिकता हो जाए, एचजी की अधिकता हो जाए तो उसके कारण है जो मिनी माता रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में एक बुक के बारे में है। बुक किसके द्वारा लिखी गई है? द ग्रेट बैंक रोबरी एनपीएस स्कैम एंड फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है जो वी पट्टाभिराम इस पुस्तक के लेखक है। तो आपको ध्यान रखना है। और इस पुस्तक के बारे में क्या बताया गया है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस पुस्तक के बारे में बताया गया है कि ये पुस्तक है जो 1947 से लेके 1947 के बाद 11 बैंक घोटाले, जो सबसे बड़े 11 बैंक घोटाले हुए हैं उसके बारे में इस पुस्तक के बारे में बताया गया है। इस पुस्तक में बताया गया है वी पट्टाभिराम के द्वारा बताया गया है। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है जो कुछ पुस्तक ही हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक किसकी है? ये पीयूष बावले की पुस्तक है। और पियरे उपन्यास है जो पेरुमल मुरुगन का है, ये तमिल लेखक है पेरुमल मुगियन, ये है जो पियरे उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया है। और एज गुड एज माई वर्ड ये पुस्तक है जो कि एम चंद्रशेखर की है। और विक्ट्री सिटी ये सलमान रुश्दी की है, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है, आपको ध्यान रखना है। तो करंट अफेयर से जुड़ा 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है कि आईपीएल में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो आईपीएल से जुड़े हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर करेंगे और इस क्वेश्चन को साथ में डिस्कस करेंगे। कशिगो रबाडा है जो आईपीएल में सबसे ज़्यादा 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज है, जो अभी कुछ ही कल के मैच में ही बना है। तो इसने 64 मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। 64वां शिकार यदि बात करें तो रिद्धिमान साहा था गुजरात टाइटंस का। यदि कशिगो रबाडा की बात करें तो ये पंजाब किंग्स के लिए खेलता है, साउथ अफ्रीका का रहने वाला है। तो यदि आईपीएल का यदि संस्करण की बात करें तो ये 16वां संस्करण आईपीएल का 2023 में खेला जा रहा है। पहले संस्करण में विजेता राजस्थान रॉयल्स था, आप सभी को पता है। गत विजेता गुजरात टाइटंस था जिसने फाइनल्स में राजस्थान रॉयल को हराया था। सॉरी।
तो अभी यदि IPL 2023 की बात करें तो इस 16 संस्करण में सबसे महंगा खिलाड़ी सैम करन था। पंजाब किंग्स के लिए खेल रहा है, मतलब इंग्लैंड का खेलने वाला सैम करन सबसे महंगा खिलाड़ी है जो 16 संस्करण का। तो IPL से यदि और बात करें तो अभी हाल ही में वुमेन IPL खेला गया है। इसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया, आप सभी को पता है 5 टीमों ने भाग लिया। इसकी विजेता है जो मुंबई इंडियंस है। इसकी कप्तान यदि मुंबई इंडियंस की बात करें तो हरमनप्रीत कौर इसकी कप्तान है, आप सभी को पता है। तो ये अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ये पहली बार खेला गया था। भारत इसकी विजेता है, उप विजेता इंग्लैंड है। साउथ अफ्रीका में ये वर्ल्ड कप खेला गया था, पहली बार खेला गया है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप पहली बार खेला गया है, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन है वो आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपको देखना है। 10वां क्वेश्चन है कि हाल में दिग्वंत हुई उत्तरा बावकर का संबंध किस खेल से है। मतलब इसका हाल ही में निधन हो गया है, ये अभिनय से संबंधित महिला थी उत्तरा बावकर। उत्तरा बावकर है जो कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार इसको मिल चुके हैं। इसको इनकी एक फिल्म थी एक दिन अचानक के लिए नेशनल अवार्ड इनको मिल चुका है। नेशनल अवार्ड इनको मिल चुका है, एक दिन अचानक इसकी मूवी थी तो उसके लिए नेशनल अवार्ड मिला था। तो कुछ महत्वपूर्ण निधन थे उनके बारे में और डिस्कस करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण निधन में यदि बात करें तो हाल ही में बालकृष्ण दोषी जी का निधन होगा। ये एक आर्किटेक्ट थे, इसको भी पद्म विभूषण 2023 में अभी दिया गया है, आप सभी को पता होना चाहिए। दिलीप महालनोबिस जिसे हम DP महालनोबिस कहा जाता है, तो इसको भी पद्म विभूषण दिया गया है। तो इसका भी हाल ही में निधन हो गया है। एक नीलमणि फूकन है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ये असम के रहने वाले हैं, ये भी एक लेखक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा कैसा रहा है ये आज का प्रयास, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी कुछ स्टार्ट किया है इसलिए थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आगे की वीडियो में ये आपको थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपको सभी को ये इसकी यदि PDF चाहिए तो हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कमेंट हम पिन करवा देंगे, वहाँ हमारे टेलीग्राम से ये इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग हमें देते रहें इसी तरह। तो नए अध्याय में कल हम फिर डिस्कस करेंगे 19 अप्रैल की करंट अफेयर्स। तो उसके लिए हम कल मिलते हैं आपसे 9 बजे। थैंक यू।